मेरा पति दुबई में काम करता था और बहुत पैसे वाला था। शादी के बाद मेरा पति मुझे दुबई ले आया, लेकिन दुबई आते ही मेरे पति ने कहा कि मेरी नौकरी छूट गई है और फिर वह मुझसे भीख मंगवाने लगा। एक दिन मेरे पति ने कुछ पैसों की खातिर मुझे एक अमीर आदमी को बेच दिया। वो आदमी मुझे अपनी गाड़ी में बिठाकर एक सुनसान जगह पर ले गया और मैं रो रो कर उस आदमी से अपनी इज्जत की भीख मांग रही थी। लेकिन उस आदमी ने कहा, बहन रो मत, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। मेरा नाम आरती है और मैं बहुत ही अच्छे खाते पीते घराने से संबंध रखती थी और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। हम 4 बहन भाई थे और मैं सबसे छोटी और पूरे घर की लाडली थी। लेकिन कहते हैं ना, जो सबसे ज़्यादा लाड प्यार से पाला जाता है, ज़िंदगी उसके साथ सबसे भयानक मजाक करती है। और मेरे साथ भी ज़िंदगी ने एक ऐसा ही गंदा और भयानक मजाक किया। मेरे तीनों बहन भाइयों की शादी हो चुकी थी और अब मैं ही घर में कुंवारी थी। मेरे पापा एक कंपनी के मैनेजर थे, तो पैसों की तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं थी। आराम से गुजारा हो रहा था। मेरे तीनों बहन भाइयों ने अच्छी शिक्षा पाई थी, लेकिन मैं कुछ ज़्यादा ही लाडली थी और पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देती थी। इसलिए मैंने सिर्फ 10वीं तक पढ़ाई की और ज़्यादा लाड प्यार की वजह से मैं बहुत ही ज़्यादा आलसी भी हो गई थी। जब मेरी माँ मुझे किसी काम के लिए कहती तो मेरा जवाब ना में होता। मेरी माँ ने कहा कि कोई तो हुनर सीख लो, पढ़ी लिखी नहीं हो, इसलिए कुछ तो हुनर हाथ में होना चाहिए। मेरी माँ मुझे कोई काम सिखाती तो 1-2 मिनट के बाद ही मैं माँ के पास से हट जाती। खाना बनाने में सिर्फ अंडा और चाय बनाना आता था। जब मैं 20 साल की हुई तो मेरे माँ बाप को मेरी शादी की फ़िक्र होने लगी। अब यहाँ पर भी एक नई परेशानी ने जन्म लिया, क्योंकि मेरे लिए जो भी रिश्ता आता था, सबको पढ़ी लिखी, कमाऊ और होनहार लड़की चाहिए थी। अगर ये तीनों गुण लड़की में ना हों तो कम से कम एक गुण तो होना ज़रूरी था। लेकिन किस्मत की बात, मेरे अंदर तो एक भी गुण नहीं था। ना मैं पढ़ी लिखी थी, ना कमाऊ, और ना ही मेरे हाथ में कोई हुनर था। मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता था, इसलिए कहीं भी मेरे रिश्ते की बात नहीं बनी। अब तो मेरे माँ बाप भी मुझ पर ताने कसने लगे थे। मेरी माँ मुझे ज़बरदस्ती किचन में भेजती, लेकिन मैं कुछ ही देर में किचन से वापस चली आती। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी मुझे कुछ भी सीखने का कोई शौक़ नहीं था। मेरे सारे बहन भाइयों ने एड़ी चोटी का ज़ोर लगा लिया, मगर मेरा कहीं भी रिश्ता तय नहीं हो सका। फिर मेरी माँ ने फ़कीर बाबाओं के दरवाज़े खटखटाना शुरू कर दिए। 3-4 बाबा बदलने के बाद कहीं जाकर एक दिन मेरे लिए एक रिश्ता आया। उस रिश्ते को घर बुलाने से पहले मेरी माँ ने न जाने कितनी मन्नतें मुरादें मांगी थी। मेरे ऊपर भी न जाने क्या क्या पढ़कर फूंकती रहती। अब तो मुझे भी चिंता थी कि किसी तरह से मेरी शादी हो जाए, वरना हमारी पड़ोसन जिसकी शादी नहीं हुई, उसकी तरह सारी उम्र लोग मुझे भी ताने देंगे। जब लड़के वाले मुझे देखने आए तो उस लड़के के साथ उसकी बड़ी बहन थी। लड़का दुबई में नौकरी करता था और यहाँ इंडिया में शादी करवाने के लिए आया था, और शादी के बाद अपनी पत्नी को भी फ़ौरन दुबई ले जाएगा। मेरे माँ पापा को ये रिश्ता बहुत पसंद आया, मगर उन्होंने लड़के को साफ साफ बता दिया कि हमारी लड़की ना तो पढ़ी लिखी है और ना ही उसे कोई हुनर आता है। यहाँ तक कि हमारी लड़की को खाना पकाना भी नहीं आता, क्योंकि पापा नहीं चाहते थे कि रिश्ते वाले हाँ तो कर जाएं, लेकिन बाद में फिर लड़की की असलियत जानने के बाद रिश्ते से मना कर दें। क्योंकि जब रिश्ता होने के बाद रिश्ता टूटता है तो ज़्यादा दुख होता है। जिस पर लड़के की बहन ने कहा था कि हमें सिर्फ लड़की दिखा दो, अगर हमें लड़की पसंद आ गई तो इन सब बातों के कोई मायने नहीं, और बाकी जो काम लड़की को नहीं आता वह हम धीरे धीरे उसे सिखा देंगे। और वैसे भी ये सब काम करने की लड़की को कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ दुबई में हमारे बहुत सारे नौकर हैं और वही सारा काम करते हैं। फिर जैसे ही मेरी माँ मुझे रिश्ते वालों के सामने लेकर गई, उन लोगों ने मुझे पहली ही नज़र में पसंद कर लिया।
मेरी नंद ने उस वक्त अपने हाथों से भारी भरकम सोने के कंगन उतारकर मेरी कलाई में पहना दिए और बोली, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। मेरी माँ तो खुशी से फूली नहीं समा रही थी। मेरी माँ ने जब दहेज की बात की तो मेरी नंद ने मना कर दिया। कहने लगी कि आप बस अपनी लड़की को पहनने के लिए कपड़े वगैरह दे देना बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। शादी बहुत ही सादगी से करनी है, इसलिए तैयारियों में टाइम तो लगेगा नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि अगले हफ्ते ही दोनों की शादी हो जाए, क्योंकि उसके बाद फिर हमें आरती के पेपर भी बनवाने पड़ेंगे, क्योंकि मेरा भाई सुमित आरती को अपने साथ ही लेकर दुबई जाएगा। मेरे माँ बाप को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि हमारी इस अनपढ़ और फूहड़ बेटी का इतनी अच्छी जगह रिश्ता हो सकता है, और वह भी बिना किसी दहेज के। वह लोग चले गए तो मैंने सबसे पहले जाकर भगवान को धन्यवाद कहा कि चलो अब मेरी नैया पार हुई, अब मुझे लोगों के ताने नहीं सुनने पड़ेंगे। अगले ही हफ्ते शादी थी। पूरा मोहल्ला दांतों तले उंगली दबा रहा था कि आरती का इतनी अच्छी जगह रिश्ता कैसे हो गया। फिर एक हफ्ते बाद ही शादी भी हो गई और मैं अपनी ससुराल आ गई। शादी के एक हफ्ते बाद तक हम इंडिया रुके थे। तब तक सुमित ने जल्दी जल्दी मेरे पेपर तैयार करवा लिए थे। इस एक हफ्ते में ही मुझे सुमित से इतना प्यार मिला था कि मुझे खुद की किस्मत पर गर्व होने लगा था। शादी के एक हफ्ते बाद ही हम दुबई आ गए। मैंने देखा कि दुबई में सुमित का घर बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं, लेकिन बहुत प्यारा था। सुविधाओं का हर सामान घर में मौजूद था। घर में पहुंचकर मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं किसी स्वर्ग में पहुंच गई हूं। सुमित मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनकी एक बात मुझे बहुत गलत लगती थी, और वो ये थी कि सुमित गुस्सा बहुत करते थे। कोई भी बात कहते तो गुस्से से ही कहते, और मुझे धमकाते थे कि मेरी बात को एक ही बार में मान जाना, नहीं तो मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ, और अगर एक बार मेरा हाथ उठ गया तो फिर बार बार उठता रहेगा। इसलिए ये नौबत मत आने देना। मैं सुमित की इन धमकियों से डर जाती थी और उनकी सारी बातें खुशी खुशी मान लेती थी। दुबई आकर उनकी सबसे पहली बात तो झूठ निकली, जो वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि दुबई में मेरे घर में बहुत सारे नौकर हैं, लेकिन यहाँ तो कोई भी नौकर नहीं था। घर के सारे काम मैं खुद ही करती थी। खाना बनाना आता नहीं था, इसलिए सुमित होटल से खाना लाते थे। एक महीना तो बहुत आराम से गुजर गया, लेकिन एक दिन सुमित जब घर आए तो वो बहुत परेशान लग रहे थे। मैंने परेशानी की वजह पूछी तो पहले तो सुमित इस बात को टालते रहे, लेकिन बहुत बार पूछने पर बताया कि उनकी नौकरी चली गई है और मेरे ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है। अगर हम 8 दिन के अंदर अंदर ये कर्ज नहीं चुका पाए तो हमें दुबई से वापस इंडिया जाना पड़ेगा, क्योंकि वह लोग फिर मुझे नहीं छोड़ेंगे। सुमित की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। दुबई छोड़कर इंडिया जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि जो ऐशो आराम मुझे दुबई में मिल रहा था, इंडिया में बिल्कुल नहीं मिलता। मैंने सुमित से कहा कि तुम चिंता मत करो, ऐसा करो कि तुम अपने लिए भी कुछ काम ढूंढो और मेरे लिए भी। मैंने कहा, कैसा भी काम हो मैं करने के लिए तैयार हूँ, कम से कम कुछ पैसे तो घर आएंगे। मेरी बात सुनकर सुमित ने जो बात कही वो सुनकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मैं हैरत से सुमित को देखने लगी। सुमित ने कहा कि हम भीख मांगेंगे। मैंने कहा, आप कैसी बातें कर रहे हो? भीख मांगना तो बहुत ही गंदा काम है। भगवान ने हमें सही सलामत हाथ पैर दिए हैं, हम मेहनत करके पैसे कमाएंगे। सुमित कहने लगे कि आरती, मैं 8 दिन के अंदर ही अपना सारा कर्जा उतारना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, वह भी भीख मांगता है और एक दिन में ही लाखों कमा लेता है। अगर हम भी भीख मांगेंगे तो 8 दिन में ही हमारा सारा कर्जा उतर जाएगा। फिर हम ये काम करना छोड़ देंगे और हो सकता है पैसे थोड़ा ज़्यादा हो जाएं तो मैं अपना कुछ बिजनेस भी शुरू कर दूं। फिर तो हमारे वारे न्यारे हो जाएंगे। सुमित ने धीरे धीरे मुझे अपने वश में कर लिया था। मजबूरी में मैंने उनकी बात मान ली। सुमित ने मुझे बताया कि यहाँ मांगने का अलग ही सिस्टम है। यहाँ भीख मांगने के लिए पहले रजिस्टर्ड होना पड़ता है। और फिर सुमित मुझे एक दुकान में ले आए। उस दुकान में फटे पुराने कपड़ों के लिए
एक लॉकर दिया जाता था और कुछ पेपर पर साइन कराए जाते थे। काम पर जाने से पहले साइन कराए जाते थे, फिर काम से लौटने के बाद भी साइन कराए जाते थे और पूरे दिन का भी कुछ हिस्सा उस दुकान वाले को देना पड़ता था। मैंने और सुमित ने अब भीख मांगने का काम शुरू कर दिया। पहले तो मुझे बहुत ही अजीब लगता था, लेकिन मजबूरी में ही सही, लेकिन अब मुझे आदत पड़ गई थी। धीरे धीरे करके 4-5 दिन में ही हमारे पास इतना पैसा हो गया था कि हम आराम से कर्ज को उतार देते। फिर मैंने सुमित से कहा कि अब हम लोगों को ये काम बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा कर्जा उतर जाएगा। अब तुम अपने लिए कोई नौकरी देख लो। मेरी बात सुनकर सुमित बहुत गुस्सा हो गए। कहने लगे, पागल हो गई हो, बिना मेहनत किए इतना पैसा हाथ आ रहा है और तुम उसे छोड़ना चाहती हो। सुमित ने मेरी बात नहीं मानी और हम लगातार भीख मांगते रहे। भीख मांगकर सुमित खूब पैसा कमा रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पैसों की बारिश हो रही हो। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता था कि वह इतने पैसे डालते कहाँ हैं, क्योंकि घर में खाना भी उसी सस्ते से होटल से आता था और घर में सुमित कोई और भी इस्तेमाल की चीज़ें नहीं लाते थे। बस पुरानी चीज़ों से ही गुजारा हो रहा था। एक बार मैंने सुमित से इस बारे में पूछा तो उन्होंने डांट कर चुप करा दिया। उनका गुस्सा देखकर मैं चुप हो गई। एक दिन मेरे पति मेरे पास आए और कहने लगे, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम कहीं जाएंगे। पता नहीं कहाँ ले जाने की बात कर रहे थे। थोड़ी देर में हम घर से बाहर आ चुके थे। वहाँ पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी थी और उसके अंदर एक आदमी बैठा हुआ था। मेरे पति ने मुझे गाड़ी के अंदर बैठने का इशारा किया। मुझे अपने पति के बिना गाड़ी में बैठते हुए डर लग रहा था, इसलिए मैंने उनसे कहा कि आप भी मेरे साथ बैठिए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मैंने भी गाड़ी में बैठने से मना कर दिया। मेरे पति ने मुझे समझाया कि ये आदमी मेरा दोस्त है, तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मैं बस अभी 2 मिनट में आता हूँ। और मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाकर न जाने कहाँ चले गए। इतनी देर में उस आदमी ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और मुझे लेकर चल दिया। गाड़ी के स्टार्ट होते ही मैं चीखने लगी थी, क्योंकि उस आदमी ने गाड़ी के शीशे ऊपर चढ़ा दिए और मुझे एक बहुत ही वीरान जगह पर ले आया। मैं ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। डर के मारे मेरे दिल की धड़कन बंद होने वाली थी। सुनसान जगह पर एक गाड़ी में एक अनजान आदमी के साथ मैं अकेली थी। कुछ भी हो सकता था। मेरे बहुत चीखने पर उस आदमी ने मुझे शांत कराया और कहा, बहन चुप हो जाओ, मैंने तो तुम्हारी जान बचाई है। ये कहकर उस आदमी ने मेरे सामने मोबाइल का एक वीडियो कर दिया। वीडियो को देखकर मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे सिर पर बिजली गिरी हो। वह आदमी सही कह रहा था, उसने सच में मेरी जान बचाई थी। इस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था कि मेरे पति किसी से नोटों से भरा हुआ बैग ले रहे थे और एक बैग वापस दे रहे थे जिसमें ड्रग्स था। यानी कि मेरे पति गैर कानूनी धंधा करते थे, लड़कियों और ड्रग्स की सप्लाई करते थे। यानी मुझसे भी भीख मंगवाकर जो पैसे जमा होते उससे गैर कानूनी बिजनेस कर रहे थे और साथ ही खुद को भिखारी दिखाकर पुलिस की नज़रों से बचे हुए थे। उस आदमी ने एक और धमाका मेरे सिर पर किया। उसने कहा कि आज तुम्हारे पति ने तुम्हें भी मेरे हाथों बेच दिया है। मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम्हारे पति को पकड़ने के लिए ही मैंने तुम्हारे पति के सामने तुम्हें एक रात के लिए खरीदने की बात रखी थी, जिस पर तुम्हारा पति फौरन मान गया। मैं तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं करूँगा। मैंने तो तुम्हें एक रात के लिए इसलिए खरीदा है ताकि तुमसे सारी जानकारी हासिल कर सकूं। एक तुम ही हो जो सुमित को पकड़वाने में पुलिस की मदद कर सकती हो। तुम हमें सुमित के अड्डे का पता बता दो, क्योंकि वो इस काम में अकेला नहीं, पूरा गैंग है जो सुमित के साथ मिलकर काम करता है। तुम्हारी एक छोटी सी मदद से न जाने कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद होने से बच जाएंगी। सुमित ने तुमसे शादी भी इसलिए की है ताकि तुमसे भी भीख मंगवाकर अपने बिजनेस को बढ़ा सके। और सुमित की कोई बहन नहीं है, शायद बहन बनकर जो तुम्हारे घर आई थी वह भी उसकी गैंग की एक लड़की है। अगर तुमने पुलिस की मदद कर दी तो तुम अपने घर भी जा सकोगी, क्योंकि पुलिस तुम्हारी पूरी मदद करेगी। लेकिन अगर तुमने
पुलिस की मदद नहीं की तो हमें मजबूरी में तुम्हें भी अरेस्ट करना पड़ेगा। सुमित की बेवफाई पर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने सोच लिया था कि मैं उस पुलिस वाले की मदद ज़रूर करूंगी। मैंने पुलिस को उस टूटी फूटी दुकान के बारे में बता दिया जहां पर जाकर सुमित साइन करता है और अपना हुलिया चेंज करता है। ज़रूर इस बिज़नेस के तार उस दुकान से जुड़े हैं। अब उस पुलिस वाले ने मुझे सुमित के पास नहीं भेजा और मेरा इंतज़ाम करके मुझे इंडिया वापस भेज दिया। फिर उस दुकान पर छापा मारकर सुमित पकड़ा गया और उसके पूरे गैंग का भी पर्दाफाश हो गया था। मैं घर आई तो मैं अपनी माँ के गले से लगकर खूब रोई और अपनी गलतियों पर खूब पछताई कि मैंने आपकी बात ना मानकर ना तो पढ़ाई की और ना ही घर का कोई काम काज सीखा, और जिसका मुझे ये सिला मिला कि आज मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। मेरी हालत देखकर और मेरी सारी कहानी सुनकर मेरी माँ ने अपना सिर पीट लिया था। कुछ दिनों बाद सुमित की तरफ से मुझे तलाक के पेपर आ गए थे। वह पुलिस की हिरासत में था और उसे कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई गई थी। मेरे पापा ने मुझे बहुत दिलासा दिया। मेरे पापा ने ही मुझे समझाया कि अब पुरानी बातों को लेकर मत बैठी रहो। अभी तुम्हारी उम्र कितनी है? 21 साल की उम्र हो पाई है। अपनी पढ़ाई पूरी करो और अपने पैरों पर खड़े होकर अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो। आज पापा की बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने अपनी पढ़ाई पूरी करने का इरादा कर लिया, क्योंकि मैं पूरी ज़िंदगी अनपढ़ बनकर नहीं गुजार सकती थी। मेरे पापा ने गांव का घर बेच दिया और शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया और वहीं कॉलेज में मेरा एडमिशन करा दिया। आज मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। ज़िंदगी में एक और ठहराव आ गया है। मेरी ज़िंदगी 1 साल का जो कड़वा एक्सपीरियंस था उसने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया। इन गुज़रे सालों में न जाने कितने लड़कों ने मुझसे दोस्ती करनी चाहिए, लेकिन मैंने किसी की तरफ दोस्ती का हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि प्यार मोहब्बत जैसे शब्दों से मेरा विश्वास उठ गया है। अब लगता नहीं कि मैं किसी पर विश्वास कर पाऊंगी और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाऊंगी। मेरी माँ को मेरी चिंता लगी रहती है। वो अक्सर मुझसे ज़िद करती है कि मैं दूसरी शादी कर लूँ, लेकिन मैं हर बार मना कर देती हूँ। मुझे अब शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। दोस्तों, मेरे लिए प्रार्थना करना कि सुमित के दिए हुए ज़ख्मों को मैं जल्दी ही भूल जाऊँ। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लाइक शेयर और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।